नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। इंडिगो पर 458 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी जुर्माना। एयरलाइन बोली आदेश को देंगे चुनौती। वित्त वर्ष 2018 और 19 से 2022 और 23 के असेसमेंट से जुड़ा है मामला। न्यू ईयर पर ऑनलाइन डिलीवरी में मंडरा रहा है संकट। आज जोमेटो स्विगी की पूरे भारत में हड़ताल। वेतन में सुधार और सुरक्षा की कर रहे हैं मांग। टीएमसी नेताओं ने सीईओ मनोज अग्रवाल से की मुलाकात। बंगाल में बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर पर सुनवाई की मांग। 60 वर्ष के लोगों को भी मिले लाभ। आज दिल्ली आएगा तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। सीईसी ज्ञानेश कुमार से करेगा मुलाकात। वोटर लिस्ट के हटाए गए नामों की मांगेगा सूची। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में टूट गई महायुति। बीजेपी और शिवसेना 1 दर्जन से ज्यादा नगर निगम में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव। अजीत पवार की एनसीपी भी लड़ रही है विरोध में चुनाव। केरल के सीपीएम विधायक पर एसआईटी का शिकंजा। कड़कंपल्ली सुरेंद्र से की पूछताछ। दर्ज किया बयान। सबरीमाला मंदिर से सोना गायब होने का है मामला। असम में वोटरों की संख्या बढ़ी। विशेष पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में 1.35% का इजाफा। साल के आखिरी दिन भी जहरीली हवा। दिल्ली का AQI 384 दर्ज। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा। 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से की मुलाकात। हेमंत सोरेन ने शेयर की फोटो। अयोध्या में राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ समारोह आज। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह करेंगे नेतृत्व। रामलला की प्रतिमा का करेंगे दर्शन पूजन। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया आज होंगी सुपुर्द खाक। पति की कब्र के पास दफनाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। सऊदी अरब की धमकी का बड़ा असर। यूएई ने यमन से वापस बुलाई अपनी सेना। सऊदी अरब ने अमीराती बलों को 24 घंटे के अंदर यमन छोड़ने की दी थी धमकी। ड्रोन हमलों के बाद पुतिन का बड़ा फैसला। अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए रिजर्व सैनिकों की होगी वापसी। चीनी विदेश मंत्री का दावा। मई में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में चीन ने निभाई अहम भूमिका। कई लड़ाइयां सुलझाने में की मदद। पेरू में 2 पर्यटक ट्रेनों की टक्कर। एक की गई जान, 30 लोग घायल। भारत ने स्टील उत्पादों पर लगाया 11 से 12% का आयात शुल्क टैरिफ। 3 साल तक जारी रहेगा ये टैरिफ। चीन से होने वाले आयात पर पड़ेगा असर। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। जापान को छोड़ा पीछे। दूसरी तिमाही से घटकर 0.71% पर आई महंगाई। क्रेडिट स्कोर से लेकर यूपीआई तक 1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे कई बड़े नियम। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल मंत्रालय का बड़ा ऐलान। अब अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर मिलेगी 3% की छूट। अंबानी लाए रिलायंस का AI घोषणा पत्र। 6 लाख कर्मचारियों की उत्पादकता में 10 गुना सुधार का लक्ष्य। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। चर्चा है कि महायुति गठबंधन टूटने की कगार पर है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने चुनाव पूर्व गठबंधन में शिवसेना को सम्मानजनक सीटों का हिस्सा नहीं दिया। शिवसेना ने कहा कि वो एनडीए की सहयोगी बीजेपी से अलग होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना नेता अजय भोसले ने कहा है, बीजेपी का व्यवहार हमें आहत करने वाला है। इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को हम स्वीकार नहीं कर सकते। गठबंधन पर अंतिम फैसला पार्टी स्तर पर होना है, लेकिन हमने 60 इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक पार्टी दस्तावेज दे दिए हैं। वहीं पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए शिवसेना पुणे शहर इकाई के प्रमुख नाना भांगिरे ने कहा कि पुणे में बीजेपी के साथ गठबंधन अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब उनके इस बयान से साफ है कि बीजेपी और शिवसेना के रास्ते बहुत जल्द अलग होने वाले हैं। इस बीच बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे शिवसेना की नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है। बीजेपी ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं पुणे महानगर पालिका के लिए बीजेपी के जरिए प्रस्तावित 165 में से सिर्फ 16 सीटें शिवसेना को देने के फॉर्मूले को पार्टी की स्थानीय इकाई ने खारिज कर दिया, जिसके बाद से गठबंधन की एकता पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
इस बीच शिवसेना के नेता रविंद्र धांगलेकर ने एनसीपी प्रमुख अजित पवार से मुलाकात कर संभावित गठबंधन पर चर्चा की। धांगलेकर ने बताया कि अजित पवार ने आश्वासन दिया है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार कर शिवसेना को जल्द जवाब देंगे। यानी अब बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसका असर अब राजनीतिक समीकरणों पर भी देखने को मिलेगा। अगर शिंदे अपना रास्ता अलग करते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। फिर नया साल आ रहा है, कैलेंडर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। आसपास के लोग खुश नजर आ रहे हैं, आने वाले साल से उम्मीद लगा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं ये साल सबके लिए खुशनुमा हो, किसी की जिंदगी में गम ना आए, किसी की खुशियां कम ना हो, अच्छा वक्त सबके हिस्से में आए, ये साल शुभ हो जाए। आज साल 2025 के आखिरी दिन एक तरफ जहां नए साल का जश्न शुरू हो गया है, लोगों ने नए साल की तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी बॉयज बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। जहां एक और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लाखों लोग ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से भारी मात्रा में खाने पीने सेलिब्रेशन का सामान ऑर्डर करेंगे, तो वहीं जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन यानी TGPWU और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी IFAT ने न्यू ईयर ईव पर हड़ताल बुलाई है। यूनियन नेताओं का दावा है कि इस हड़ताल के समर्थन में 1 लाख से ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स या तो ऐप से लॉग आउट कर लेंगे या बहुत कम काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस हड़ताल को महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, NCR, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के क्षेत्रीय संगठनों का भी समर्थन मिला है। फूड और ई-कॉमर्स से जुड़े गिग वर्कर्स सामान घर तक लाने की अहम कड़ी है। ऐसे में अगर हड़ताल हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। घर सामान मंगाना तो मुश्किल होगा ही, साथ ही इस हड़ताल के चलते कंपनियों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर गिग वर्कर्स नए साल पर हड़ताल क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि गिग वर्कर्स की सबसे बड़ी मांग सामाजिक सुरक्षा है। सरकारी नियमों के बावजूद कई राज्यों में अभी तक इन वर्कर्स को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा या PF जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। शुरुआत में कंपनियां डिलीवरी पार्टनर्स को ज्यादा इंसेंटिव देती थी, उनमें अब कटौती की गई है। पहले प्रति ऑर्डर 40 से 60 रुपए मिलते थे और अब ये घटाकर 15 रुपए से 25 रुपए के बीच रह गया है। क्विक कॉमर्स ऐप्स जैसे कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो में 10 से 12 मिनट में डिलीवरी करने का दबाव रहता है। वर्कर्स का आरोप है कि इस चक्कर में उनके एक्सीडेंट होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। गिग वर्कर्स की एक बड़ी शिकायत ये भी है कि कंपनियां बिना किसी पूर्व सूचना या ठोस कारण के उनकी ID ब्लॉक कर देती है। इससे उनका रोजगार अचानक छिन जाता है। फिलहाल इन वर्कर्स को कंपनियों का पार्टनर कहा जाता है, कर्मचारी नहीं। हड़ताल के जरिए ये भी मांग की जा रही है कि उन्हें औपचारिक कर्मचारी माना जाए। बता दें कि क्रिसमस पर लगभग 40,000 राइडर्स ने अचानक हड़ताल और बाइक रैलियां की, जिससे यूनियन के मुताबिक 50% से 60% ऑर्डर में देरी हुई। करीब 1 लाख से 1.5 लाख राइडर्स ने हड़ताल का इस बार प्लान किया है। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ऐप्स पर पड़ेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों पर असर कम ही रहने की उम्मीद है। हड़ताल का असर मुख्य रूप से दक्षिण भारत के मेट्रो शहरों में देखने को मिल सकता है। इन शहरों में ऑर्डर वॉल्यूम में 10 से 20% की गिरावट आ सकती है। हालांकि जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट मिनट्स और अमेज़न नाउ ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं दिया है। कई डिलीवरी पार्टनर्स साफ कह रहे हैं कि कंपनी से बातचीत और उचित वेतन की मांग के बिना उनका पीछे हटना मुश्किल ही है। तो वहीं हड़ताल की खबरों ने रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें तो बढ़ा दी है, क्योंकि कंपनियों से वो भी खुश नहीं है। रेस्टोरेंट संचालकों का आरोप है कि कंपनियां जहां डिलीवरी बॉय को लेकर सख्त हैं, तो वहीं रेस्टोरेंट से भी ज्यादा कमीशन ले रही हैं। हड़ताल से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा साल के आखिरी दिन ही, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं।
राजस्थान के जयपुर में छात्रा के सुसाइड में बड़ा एक्शन लेते हुए सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। बताएं आपको, जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल से जुड़ा मामला अब एक कड़े और मिसाल बनने वाले फैसले तक पहुंच चुका है। एक मासूम छात्रा की मौत के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने बड़ा कदम उठाते हुए स्कूल की सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ये फैसला नियमों के गंभीर उल्लंघन और छात्र सुरक्षा में भारी लापरवाही के आधार पर लिया गया है। सीबीएसई की ओर से ये साफ कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को बच्चों की जान और मानसिक सुरक्षा से समझौता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जांच में ये भी सामने आया है कि स्कूल परिसर में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था और छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में स्कूल प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा। हालांकि बोर्ड ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राहत भी दी है। सत्र 2025-26 में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र उसी स्कूल से बोर्ड के एग्जाम्स दे सकेंगे ताकि उनकी पढ़ाई और परीक्षा प्रभावित न हो। लेकिन स्कूल में किसी भी कक्षा में नए दाखिलों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और निचली कक्षाओं के छात्रों को आगे प्रमोट करने की अनुमति भी नहीं होगी। वहीं आपको बताएं, सीबीएसई द्वारा गठित 2 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाली खामियों को उजागर किया। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में एंटी बुलिंग, काउंसलिंग और शिकायत निवारण प्रणाली केवल कागजों तक ही सीमित थी। छात्रा लगातार बुलिंग का शिकार हो रही थी और उसके माता पिता ने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच में ये भी सामने आया है कि छात्रा ने अपनी जिंदगी के आखिरी 45 मिनटों में 5 बार क्लास टीचर से मदद मांगी, लेकिन उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये लापरवाही न सिर्फ संवेदनहीनता को दर्शाती है, बल्कि स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। सुरक्षा व्यवस्था की हालत भी बेहद चिंताजनक पाई गई। सीसीटीवी निगरानी अपर्याप्त थी, ऊंची मंजिलों पर सेफ्टी नेट और मजबूत रेलिंग जैसी जरूरी व्यवस्थाएं नहीं थी। अलग अलग फ्लोर पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती नहीं थी और पहचान के लिए आईडी कार्ड सिस्टम भी प्रभावी नहीं था। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि घटना के बाद मौके से खून के धब्बे साफ कर दिए गए, जिससे फोरेंसिक जांच की निष्पक्षता प्रभावित हुई। सीबीएसई ने इसे अत्यंत गंभीर मानते हुए जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि 1 नवंबर को जयपुर के मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में 4th क्लास के 9 साल की छात्रा मायरा ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद राजधानी जयपुर में जमकर बवाल मचा था। बोर्ड का स्पष्ट संदेश है कि इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। अगर तय सुरक्षा प्रोटोकॉल, निगरानी व्यवस्था और काउंसलिंग सिस्टम सही तरीके से लागू किए गए होते तो इस दर्दनाक घटना को रोका जा सकता था। अब ये कार्रवाई देश भर के स्कूलों के लिए एक सख्त चेतावनी मानी जा रही है कि बच्चों की सुरक्षा में कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। मौलाना अरशद मदनी ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिससे सरकार बुरी तरह से घिर गई है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बांग्लादेश में हुई जघन्य घटना और भारत में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सरकार पर भड़कते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस्लाम इसकी कतई अनुमति नहीं देता। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्होंने न केवल इस्लामी शिक्षाओं का उल्लंघन किया है, बल्कि इस्लाम को बदनाम करने का काम भी किया है। इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि धार्मिक उग्रवाद और नफरत हमारे देश को भी बर्बाद कर रही है। क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय के साथ सांप्रदायिक तत्वों ने जो कुछ किया उसे भी किसी भी रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये संविधान में नागरिकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। कुछ दिन पहले बिहार के नालंदा में कपड़ों की फेरी लगाने वाले एक मुसलमान से कुछ लोगों ने नाम और धर्म पूछकर इतनी बेरहमी से मारपीट की कि उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। केरल में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां छत्तीसगढ़ के एक दलित युवक को बांग्लादेशी बताकर उसकी जान ले ली गई। इसके कुछ ही दिन बाद ओडिशा में पश्चिम बंगाल के 3 मुस्लिम मजदूरों की मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें से एक की जान चली गई और 2 लोगों का अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। मदनी ने आगे कहा कि दुख की बात यह है कि इन घटनाओं की न तो सरकार ने निंदा की और न ही मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने इस पर कोई बयान दिया। और बांग्लादेश की घटना पर टीवी चैनलों में चर्चा और देश में हो रही मॉब लिंचिंग पर चुप्पी, जो बेहद अफसोसजनक है। इस दोहरे रवैये को क्या नाम दिया जाए? यकीनन ये वो भारत नहीं है जिसका सपना महात्मा गांधी, शेखुल हिंद, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और हमारे बुजुर्गों ने देखा था। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक लिंचिंग की घटनाएं सामने आई हैं,
उससे लोगों में खौफ है। जनता सरकार से एक्शन की उम्मीद कर रही है, लेकिन सरकार चुप है और अब सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर सरकार इन मामलों में एक्शन कब लेगी भी या नहीं। विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के तहत जहां यूपी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है, तो वहीं बीजेपी शासित असम में एसआर प्रक्रिया कराई जा रही है। वहीं अब इसे पक्षपात बताते हुए स्वराज अभियान पार्टी के प्रमुख योगेंद्र यादव ने तीखा हमला बोला है। एसआईआर को लेकर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और उसी लेख की कटिंग को शेयर करते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि वास्तविक राजनीति जीवन में प्राकृतिक प्रयोग मिलना दुर्लभ है। सौभाग्य से एसआईआर के दूसरे चरण में ऐसे 2 उदाहरण देखने को मिले हैं, असम और उत्तर प्रदेश में। इन दोनों राज्यों के आंकड़े निर्णायक रूप से साबित करते हैं कि एसआईआर में एक अंतर्निहित खामी है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने आगे असम में जारी एसआईआर को लेकर कहा, असम में स्थिति इसके विपरीत है। घर घर जाकर सरल सत्यापन, कोई जनगणना प्रपत्र नहीं, कोई नागरिकता पत्र नहीं और 0% बहिष्करण। उत्तर प्रदेश में ये और भी पुष्ट होता है। एसआईआर पर आधारित चुनाव आयोग की मसौदा सूची में केवल 12.6 करोड़ मतदाता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के सुरक्षा आयुक्त ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची का व्यापक संशोधन किया। उनकी सूची में 16.1 करोड़ मतदाता हैं, जो राज्य की वयस्क जनसंख्या के हिसाब से बिल्कुल सही संख्या है। इसीलिए समस्या एसआईआर की ही संरचना में निहित है। यही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि एसआईआर के दूसरे चरण के परिणाम स्वरूप पहले ही 6.5 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं और 3 करोड़ नाम अभी भी जांच के दायरे में हैं। अभी भी सबक सीखने में देर नहीं हुई है। एसआईआर भारतीय मतदाताओं पर छोड़ा गया एक ऐसा दानव है जो उनके मताधिकार को छीन लेता है। जैसा आप जानते हैं कि एसआईआर को लेकर विपक्ष, चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। हालांकि विपक्ष के तमाम विरोध के बाद भी इस प्रक्रिया का दूसरा चरण जारी है, लेकिन हर राज्य में एसआईआर और असम में एसआर करवाने को लेकर अब बहस छिड़ती दिखाई दे रही है, जिस पर राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।